नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर और सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 28 अक्टूबर 2024। आज है 28 अक्टूबर 2024। हम लोग 28 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में शौर्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? भारतीय सेना के द्वारा कहां पर? जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है एक कल कहानी बताया था। कल कहानी क्या बताया था, पहले उस पर आते हैं, उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को कहानी एक बताया था कि 1947 में क्या होता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान जो है दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है। और उसके बाद जो भी भारतीय रियासतें रहती है उन्हें जो है कहा जाता है या तो आप हिंदुस्तान के रूप में सम्मिलित हो जाइए, हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाइए, या तो आप जो है पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाइए। लेकिन महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा रहते हैं उनके द्वारा जो है कहा जाता है कि हम जो है तटस्थ रहेंगे, ठीक है, ना पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे ना हिंदुस्तान में सम्मिलित होंगे। लेकिन होता क्या है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली जो रहते हैं वो जो है आक्रमण कर देते हैं किस पे? जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। और वहाँ के जो राजा रहते हैं महाराजा हरि सिंह, वो जो है भारत से जो है सैन्य सहायता की मांग करते हैं। लेकिन भारत के द्वारा जो है सैन्य सहायता देने से शुरुआती अवस्था में मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप जो है भारत के अंग तो है नहीं, इसलिए क्यों मदद किया जाए। लेकिन भारत के द्वारा जो है एक शर्तें लागू कर दिया जाता है। क्या शर्तें लागू किया जाता है? कहा जाता है कि यदि आप विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर देते हैं तब जो है भारत के द्वारा जो सैनिक सहायता है उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह के पास जो है कोई उपाय नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है दस्तावेज पर क्या किया जाता है, विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर क्या हो जाता है, भारत के साथ जुड़ जाता है। और इसी समझौते के तहत जो है 27 अक्टूबर को जो है भारत के तत्कालीन उस वक्त के जो गवर्नर रहते हैं वो, या वायसराय कहिए कि गवर्नर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन रहते हैं, उनसे जो है अंतिम मंजूरी मिल जाती है। जिससे क्या होता है कि भारतीय सैनिकों को जो है श्रीनगर की ओर जो है बढ़ रहे कबायलियों को जो है पीछे हटाने के लिए कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। और इसी वजह से जो है 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर में जो भी नियंत्रण किया जाता था, कबायली के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उसे जो है पीछे खदेड़ने में मदद मिलती है। और इसी वजह से जो है, इसी उद्देश्य की वजह से जो है भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, शौर्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और यह कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। तो आपको कल मैंने बताया था विलय दिवस के बारे में, तो विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को जो होता है भारतीय सेना के जवान जो है जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए जो है कहाँ पर उतरते हैं, किस हवाई अड्डे पर? तो यह जो है बडगाम हवाई अड्डे पर जो है उतरते हैं। किस हवाई अड्डे पर? बडगाम हवाई अड्डे पर उतरते हैं। और उसके बाद वहां पर जो कबायली रहते हैं उसको पीछे खदेड़ने में काम करते हैं, ठीक है, उसको जो है पीछे खदेड़ते हैं। और यह दिन जो है देश की एकता और अखंडता के प्रति जो है अटूट प्रतिबद्धता का यह प्रतीक है। तो इसीलिए जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है इसी जगह से, क्या है, दिवस से ही। और दिवस से एक क्वेश्चन और है, तो यह दिवस कब मनाता है? यह भी 27 अक्टूबर को ही मनाता है। देख लेते हैं कौन सा दिवस है। विश्व, आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस जो है प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? यह भी जो है 27 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। तो आप लोग याद रखिएगा दो दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक तो है भारतीय सेना के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और इसके बारे में मैंने कहानी आपको बता दिया, कल से ही ये लिंक कहानी है। कल का जो मैंने विलय पत्र के बारे में बताया था कि विलय दिवस जो मनाया जाता है 26 अक्टूबर से, उसी से संबंधित ये भी है।
तो 27 अक्टूबर को याद रखिएगा। और 27 अक्टूबर को एक और दिवस याद रखिएगा कि विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और हम लोगों के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जो है हाल ही में क्या किया है, वनडे और टी20 का नया कप्तान बनाया है। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। पाकिस्तान ने वनडे और टी20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो है वनडे और टी20 का कप्तान जो है बदल दिया गया है। पहले बाबर आजम रहते हैं और इनके स्थान पर अब किसे बना दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया है। मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के जो है विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। क्या है, विकेट कीपर है और बल्लेबाज हैं। और इन्हीं को जो है मोहम्मद रिजवान को ही जो है वनडे और टी20 का जो है कप्तान बना दिया गया है। पहले पाकिस्तान के ये कप्तान कौन थे, तो पहले जो है टी20 और वनडे के जो कप्तान हुआ करते थे वो थे आपको बाबर आजम थे। कौन थे, बाबर आजम थे। और बाबर आजम की जगह किन्हें बना दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया। तो याद रखिएगा, पड़ोसी देश है तो पड़ोसी देशों का जो है हम लोगों को याद रखना चाहिए। और क्रिकेट तो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बहुत ही प्रचलित है, इसलिए जो है याद रखना है कि पाकिस्तान का जो अभी नया कप्तान है किसे बनाया गया। आइए देख लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जो है बाबर आजम की जगह पाकिस्तान का वनडे और टी20 का कप्तान नियुक्त किया गया है। और यदि बात करते हैं कि उप कप्तान की, तो उप कप्तान भी बनाया गया। उप कप्तान किसे बनाया गया है, उप कप्तान के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो उप कप्तान जो है आपको बनाया गया है किसे, पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं सलमान अली आगा। क्या नाम है उनका, सलमान अली आगा। आइए देख लीजिए, इसे लिखा हुआ है सलमान अली आगा। और सलमान अली आगा को जो है वनडे और टी20 का जो है कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है उनका वनडे और टी20 का जो उप कप्तान है किसे बनाया गया है, तो सलमान अली आगा को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, कप्तान किसे बनाया गया है, तो मोहम्मद रिजवान को। और उप कप्तान किसे बनाया गया है, तो सलमान अली आगा को बनाया गया है। वहीं यदि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कप्तान है वर्तमान में कौन है, शान मसूद है। कौन है, शान मसूद है। और आइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दो तस्वीर आपके सामने में है। और ये जो है आपको एक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 के जो नया कप्तान बनाया, किसे बनाया गया है, मोहम्मद रिजवान का। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मोहम्मद रिजवान है। और पाकिस्तान के ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे और बल्लेबाजी भी करते हुए ये दिखाई पड़ेंगे आपको। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान मोहम्मद रिजवान, याद रखिएगा। और ये जो आप साथ में तस्वीर देख रहे हैं ये किनका तस्वीर है, ये सलमान अली आगा का तस्वीर है। और इन्हें जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वनडे और टी20 का उप कप्तान बनाया गया है। तो ये आप लोग देखिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है गायों के लिए आवारा जैसे शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस शब्दों पर, आवारा जैसे, ठीक है। गाय के लिए जो है हम लोग आवारा यूज करते हैं, जो गाय इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ती है उसके लिए हम लोग आवारा बोल देते हैं कि आवारा पशु है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके लिए जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया है कि गायों को जो है अब आवारा नहीं पुकारा जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने जो है गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आवारा शब्द के जगह पर जो है एक नया शब्द बनाया है। कौन सा शब्द दिया गया है आवारा की जगह, तो यह जो दिया गया है निराश्रित दिया गया है या बेसहारा, ठीक है। राजस्थान में जो है किसी भी गाय के लिए जो है आवारा जैसे शब्दों की जगह अब कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, यह जो है या तो निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा या बेसहारा। गायों के लिए या तो बेसहारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा या तो निराश्रित। कौन सा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो आवारा जो शब्द हम लोग यूज करते थे, ठीक है, तो ये शब्दों का जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन से राज्य में, यह जो है बात किया जा रहा है राजस्थान के बारे में, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। और आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न दिया था और उस प्रश्न के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी बताया था। और प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में जो है महाराष्ट्र की सरकार जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो है गाय को, देसी गाय को, यदि बात करते हैं कौन सी गाय को, तो देसी गाय को जो है राज्य माता का दर्जा दिया गया था। तो किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, यहाँ पर आपको नोट करके लिख भी दिए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में जो है
गाय को, यहाँ पर गाय लिखा हुआ है, यदि इसको सुधार करना चाहते हैं तो देसी लिख सकते हैं, ठीक है। देसी गाय को, देसी गाय की 4 प्रजाति को जो है यहाँ पर राज्य माता का दर्जा दिया गया है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया है। यदि आप नहीं देखे वीडियो तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आइए यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो है आप लोगों को बता देते हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ क्योंकि गाय से संबंधित क्वेश्चन था इसलिए जो है इसके बारे में भी मैंने आपको पीछे से बता दिया। ये प्रश्न मैंने पीछे दे चुके हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र की सरकार जो है आपको देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया। जब महाराष्ट्र के द्वारा जो है देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है तो यह जो है सभी राज्यों में अब प्रश्न उठने लगा है कि गाय को जो है किस चीज का दर्जा दिया जाए, देसी जो गाय है उन्हें दिया जाए किस चीज का, राज्य माता का दर्जा, ठीक है। गाय तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो गाय में बहुत सारे जो है, जो देसी गाय है उसे जो है आपको देना पड़ेगा किस चीज का। कहा जा सकता है कि सभी सरकार के द्वारा जो है चिट्ठी आ रहा है, सभी सरकार के पास जो है जो है खास करके जो पशु के बारे में जो एनजीओ चलाते हैं उसके द्वारा जो है सरकार को जो है चिट्ठी लिखा जा रहा है कि राज्य में जो है गाय को क्या करना है, राज्य माता का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी तक याद रखिएगा 2 ही सरकार, तो 2 सरकार में कौन कौन सा सरकार, एक तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तो दे ही दिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य माता का दर्जा देसी गाय को दिया गया है। और राजस्थान की सरकार के द्वारा जो क्या कहा गया है कि राजस्थान की सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो भी गाय हैं उन्हें जो है कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आवारा जैसे शब्दों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। आवारा जैसे शब्दों पर प्रतिबंध लगाया है राजस्थान की सरकार, और उनके स्थान पर एक नया शब्द दिया गया है। कौन सा शब्द दिया गया है, या तो निराश्रित शब्दों का प्रयोग करिए या तो बेसहारा शब्दों का प्रयोग किया। और नाम आता है राजस्थान का, तो हम लोग राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर है, सभी को मालूम है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन है, भजनलाल, आपको भजनलाल शर्मा है। और उसके बाद राज्यपाल की यदि बात करते हैं तो राज्यपाल यहाँ पर नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं नए राज्यपाल, हरिभाऊ किशनराव बागड़े बने हैं। कौन बने हैं, हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। और लोकसभा की यदि सीट की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा से आपको राजस्थान में जो आती है सीट कितना, 25 सीटें आती है। जबकि राज्यसभा की यदि बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें आती है, तो राज्यसभा की आपको 10 सीटें राजस्थान से आती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो भारत के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का जो स्थान है 176वां है। कितना है भारत का स्थान, 176वां है। हाल ही में जो है यह पहला जारी किया गया है, यह पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है और यह 2024 में ही जारी किया गया है। और इसमें जो है भारत जो है कह सकते हैं कि 180 देशों में, 180 देशों में जो है भारत का स्थान कितना रहता है, 176वां रहता है। तो 180 वैश्विक प्रकृति सूचकांक जो है इस बार 2024 का जारी किया गया है। और इसमें कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया था, तो 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। और 180 देशों में जो है भारत का स्थान क्या रहता है, तो भारत का स्थान आपको 176वां दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूचकांक इंडेक्स से जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। किसी भी परीक्षा में जो है इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 176वां है। यदि भारत का स्थान दिया हुआ है तो हम लोग प्रथम स्थान देख लेते हैं कि प्रथम स्थान और अंतिम स्थान कौन से देशों का है। यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो यूरोप का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ठीक है। यूरोप का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ये जो है आपको वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में जो है प्रथम स्थान रहता है, ठीक है। किसका, लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग का याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर कौन सा है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के रिपोर्ट में जो है प्रथम स्थान पर आपको लग्जमबर्ग है। यदि बात करते हैं कि अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो अंतिम स्थान में जो है आपको प्रशांत महासागर में जो है आपको एक द्वीप दिखाई पड़ेगा। कौन सा देश दिखाई पड़ेगा, द्वीपीय देश है प्रशांत महासागर में, किरीबाती। कौन सा देश है, किरीबाती। और किरीबाती जो है इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। किस पायदान पर रहा है, अंतिम पायदान पर रहा है। तो याद रखिएगा, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है कब जारी किया जाता है, यह जो है आपको 2024 का ही ये रिपोर्ट है। और उसके बाद भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान जो है इसमें 176वां है। कितना है भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 176वां है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पर आपको दिखाई पड़ेगा लग्जमबर्ग और अंतिम स्थान पर प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है किरीबाती, और किरीबाती जो है अंतिम पायदान पे रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में हनुमान एआई द्वारा, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हनुमान एआई द्वारा जो है, हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले फाउंडेशनल एआई मॉडल का नाम क्या है, किसके बारे में
बातचीत कर रहे हैं, हनुमान एआई द्वारा जो है लॉन्च किया गया भारत के पहले फाउंडेशनल एआई मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एवरेस्ट 1.0 नाम है। क्या नाम है? एवरेस्ट 1.0। एवरेस्ट 1.0 जो है एआई मॉडल है, जिसे जो है हनुमान एआई मुंबई जो है, हनुमान एआई मुंबई के द्वारा जो है इससे मुंबई में एनवीडिया जनरेशन एआई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? और आप लोगों को मैंने एनवीडिया के बारे में भी बताया था। एनवीडिया क्या है? एनवीडिया जो है अमेरिकी कंपनी है, और यह जो है क्या निर्माण करती है? यह जो है चिप का निर्माण करती है। और भारतीय कंपनी जो है रिलायंस और एनवीडिया के बीच में क्या होती है? समझौता होती है। और इसी के बीच में जो है ये समझौता कहाँ पर होती है? यह भी समझौता मुंबई में होती है। और यहीं पर जो है आपको इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो एनवीडिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार से बताया था। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए पिछले प्रश्न पर नहीं जाते हैं, जस्ट यहाँ पर रहते हैं आज के प्रश्न पर। तो एवरेस्ट 1.0 एआई मॉडल, जिसे हनुमान एआई मुंबई में, ठीक है, एनवीडिया जनरेशन एआई शिखर सम्मेलन में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। भारत के पहले बहुभाषी और बहु मॉडल आधारभूत एआई मॉडल के रूप में जो है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यह जो है एवरेस्ट 1.0 क्या काम करती है? तो एवरेस्ट 1.0 जो है 35 भाषाओं का समर्थन करता है। ठीक है, क्या करता है? 35 भाषाओं का यह समर्थन करता है। और टेक्स्ट, छवि, छवि कोड जिसे हम लोग बोलते हैं, टेक्स्ट छवि कोड और वॉइस जनरेशन जैसे विभिन्न कार्य करता है। ये क्या काम करता है? 35 भाषाओं का ये समर्थन करता है। और इसकी भाषाओं की जो है समर्थन करने की जो संख्या है, इसको बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और 35 भाषाओं का स्थान पर जो है कितना भाषा करने का प्रावधान है? 90 भाषा करने का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा कि एआई के द्वारा जो है एवरेस्ट 1.0 के द्वारा जो है कितनी भाषाओं को बढ़ाने का प्रावधान है? इसमें जो है 90 भाषाओं को आगे जाके बढ़ाया जा सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने में है लार्सन एंड टुब्रो से संबंधित है। ठीक है, आप लोग एल का जो कंपनी है देखे होंगे, काम करते हुए देखे होंगे। यदि आप कहीं पर रह रहे हैं, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, या किसी भी जगह आप देखे होंगे, दिल्ली में देखे होंगे, पटना में देखे होंगे, या कहीं पर भी मेट्रो बनते हुए, लखनऊ में भी मेट्रो बनते हुए देखे होंगे। तो जहां पर भी आप मेट्रो बनते हुए दिखाई पड़ रहा है आपको, तो किसके द्वारा, कौन से कंपनी के द्वारा बन रहा है? यही लार्सन एंड टुब्रो। आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो है हर जगह जो है हर जगह लिखा हुआ रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। यदि आप पटना के आसपास से देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? लार्सन एंड टुब्रो मिलेगा। आइए इसी के बारे में क्वेश्चन है, इसी से पूछा जा रहा है। लार्सन एंड टुब्रो को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना में जो है असेंबल कार्य का ऑर्डर मिला है? किसे मिला है? असेंबल कार्य का किसमें? परमाणु संलयन परियोजना में। किसके द्वारा? यह जो है फ्रांस के द्वारा मिला है। किसके द्वारा असेंबल का कार्य मिला है? तो फ्रांस के द्वारा मिला है। और लार्सन एंड टुब्रो के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो जो है भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या है? भारत की ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसके मुख्यालय की यदि हम लोग बात करते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो का जो मुख्यालय कहाँ पर है? यह जो है आपको मुंबई में। यह विश्व के अनेक देशों में कार्यरत है तथा इसके कार्यालय एवं कारखाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। क्या है? लार्सन एंड टुब्रो के जो कार्यालय है आपको पूरे विश्व में दिखाई पड़ेंगे। अधिकांश देशों में इसके कार्यालय आपको फैले हुए दिखाई पड़ेंगे और काम करते हुए से आपको दिखाई पड़ जाएगा। और कंपनी का जो है 4 मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है। कंपनी जो है लार्सन एंड टुब्रो का जो है आपको 4 प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। कौन कौन सा है? ये जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करती है, उसके बाद अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है, निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। और यहाँ पर नाम आता है फ्रांस का, तो हम लोग फ्रांस के बारे में भी देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस में जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है और फ्रैंक मुद्रा भी चलती है। ठीक है, फ्रांस की जो पहले मुद्रा चलती थी फ्रैंक मुद्रा चलती थी, बाद में जो है फ्रांस के द्वारा यूरो को अपना लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है फ्रांस में दोनों मुद्रा चलती है। ठीक है, अब घरेलू मुद्रा के तौर पर देखिएगा तो फ्रैंक चलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर जो है फ्रांस में यूरो मुद्रा चलती है। तो दोनों मुद्रा याद रखिएगा। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति। चलिए हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है? आइए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया है? जिसमें जो है पीक एनर्जी के सीईओ
केविन अड्डा ने जो है वक्ता के रूप में भाग लिया है। तो यह कहाँ पर, यह जो है सिंगापुर में, कहाँ पर आयोजन इसका हुआ गया, क्या गया है, तो यह जो है आयोजन किया गया है सिंगापुर में आयोजन किया गया है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जो कहाँ पर हो रहा है, यह एशिया के सिंगापुर में किया जा रहा है, ठीक है, इसका आयोजन। और इसमें जो है स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों और पहलों पर जो है चर्चा करने के लिए जो है उद्योग जगत के नेता एक साथ आए हैं, ठीक है, सभी नेता क्या किए हैं, एक साथ आए हैं और इस पे जो है बातचीत किए हैं। और पीक एनर्जी के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो केविन अड्डा है, और यही जो है शिखर सम्मेलन को संबोधित किए हैं, किसके द्वारा, तो केविन अड्डा जो है पीक एनर्जी के सीईओ हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है इनका क्या कहते हैं संबोधन किया गया है। और नाम आता है किसका, सिंगापुर का। तो सिंगापुर के हम लोग बारे में बात कर लेते हैं कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है सिंगापुर में, डॉलर मुद्रा चलती है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है, लॉरेंस वोंग है। कौन है सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो लॉरेंस वोंग आपको सिंगापुर के प्रधानमंत्री वर्तमान में दिखाई पड़ेंगे। चलिए हम लोग ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए कौन सा है, देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो संबंधित है, किस देश ने हरित हाइड्रोजन नवाचार और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो है भारत के साथ समझौते और ज्ञापनों पर जो है समझौता हस्ताक्षर किया, ठीक है। किस चीज के बारे में बातचीत किया जा रहा है, यह जो है किस देश के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा जो है हरित हाइड्रोजन नवाचार और प्रौद्योगिकी की सहित जो है विभिन्न क्षेत्रों में भारत और किस देश के साथ समझौता और ज्ञापनों पर जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया। तो यह जो है समझौता किसके द्वारा किया गया है, भारत और जर्मनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, भारत और जर्मनी के द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में जो है आपको जर्मनी के जो चांसलर हैं वो आपको भारत आए थे, ठीक है। और जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है, तो जर्मनी के चांसलर का नाम है ओलाफ स्कोल्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओलाफ स्कोल्स है। कौन है, जर्मनी के चांसलर वर्तमान में कौन है, ओलाफ स्कोल्स है। और ओलाफ स्कोल्स और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या होती है, दोनों के बीच जो है वार्तालाप होती है। जब दोनों के बीच वार्तालाप होती है तो इस पे जो है चर्चा किया जाता है किस किस चीज पे, तो ग्रीन हाइड्रोजन पे, इनोवेशन पर और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में जो है समझौते पर हस्ताक्षर होता है। ये द्विपक्षीय समझौता रहता है और इन दोनों पर जो है हस्ताक्षर किया जाता है। प्रमुख समझौते में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है गोपनीय सूचना को आदान प्रदान करना है। क्या है, गोपनीय सूचनाओं का क्या करना है, आदान प्रदान करना है। कानूनी सहायता संधि और कौशल विकास सहयोग जो है शामिल है। इसमें समझौते में क्या क्या शामिल है, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, कानूनी सहायता संधि पर आदान प्रदान करना है। उसके बाद यहाँ पर कौशल विकास सहयोग शामिल है। यह सहयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। यह जो है आपको जर्मनी और भारत के बीच जो है बढ़ती जो साझेदारी है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। और नाम आता है किसका, जर्मनी का। तो जर्मनी का हम लोग राजधानी और वहाँ के जो चांसलर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। आइए देख लेते हैं। तो जर्मनी की सबसे पहले तो राजधानी आपको याद रखना है, तो जर्मनी की राजधानी क्या, बर्लिन है। और जर्मनी की जो मुद्रा चलती है, जर्मनी में कौन सी मुद्रा चलती है, तो आपको यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। जो इसका पहले मुद्रा हुआ करता था वो अपना मुद्रा को ये बदल चुका है। वर्तमान में जो यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो मुद्रा चलती है। तो आप लोग पहले वाला मुद्रा छोड़ देते हैं, डायरेक्ट अभी वर्तमान में जो मुद्रा चलती है वही याद रखिए। तो अभी वर्तमान में कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा चलती है। और यहाँ पर जो चांसलर है, कौन है चांसलर, ओलाफ स्कोल्स है। कौन है, ओलाफ स्कोल्स है। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होता है, यहाँ पर चांसलर होता है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लोग आइए इस पे बातचीत करते हैं। एनटीपीसी और भारतीय सेना ऑफ ग्रिड सैन्य स्थानों को अस्थायी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर हाइड्रोजन, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड कहाँ स्थापित किया है, ठीक है। माइक्रोग्रिड जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, जो है आने वाले दिनों में किया जाएगा यह। और यह कहाँ पर किया जाएगा, तो यह भारत के लद्दाख के क्षेत्र में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, भारत के लद्दाख के क्षेत्र के चुशूल में किया जाएगा। आइए बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो एनटीपीसी और किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, भारतीय सेना का। यह जो है संयुक्त रूप से लद्दाख के कहाँ पर, लद्दाख के चुशूल में, यहाँ पर लिखे हैं लद्दाख के चुशूल में जो है यह एक सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड विकसित करने की योजना यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर, लद्दाख के चुशूल में जो है सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड विकसित कर रहा है, ताकि यह जो है क्या काम करेगा, यह जो है डीजल जनरेटर को बदला जा सकता है। इससे क्या किया जा सकता है, डीजल जनरेटर को जो है बदला जा सकता है।
और ऑफ ग्रिड सेना के स्थानों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, आपको ऑफ ग्रिड सेना के स्थानों को जो है स्वच्छ ऊर्जा प्रदान किया जा सकता है। और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है कौन है, वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस परियोजना का जो है उद्घाटन किया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और इस हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड को जो है अत्यधिक सर्दियों के मौसम में भी जो है, सर्दियों की परिस्थितियों में भी यह स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्या किया गया है, यह जो है हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड जो है अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों में भी क्या किया जाएगा, यह स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह किसको बदलेगा, यह जो है डीजल जनरेटर को इससे बदला जा सकता है। आप लोग देखते होंगे डीजल और जो पेट्रोल पर जो गाड़ी चलती है, ठीक है, यदि बाइक देखते होंगे जिसमें कि किक दिया जाता है, वो जो है आपको ठंड के दिनों में जल्दी स्टार्ट नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह जो है कहाँ पर किया जा रहा है, यह ध्यान दीजिएगा, हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड को जो है अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों में आपको यह स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सहयोग का जो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। क्या करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों को जो है बढ़ावा देना है। इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो कार्बन फुटप्रिंट आप लोग जाके पर्यावरण वाला जो चैप्टर है वहां पर पढ़िएगा, विस्तार से इसके बारे में मिलेगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। चलिए, तो आज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस पर मैंने बातचीत किया। चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न क्या है। और पिछले वीडियो का प्रश्न है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, आपको सिम्बेक्स के बारे में बातचीत किया जा रहा है। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया, तो भारत और जो है आपको सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन जो है ये भी आपको बंगाल के क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में किया गया है। और यह जो है आपको कहाँ, किस किस देश के बीच में बात करते हैं, तो सिम्बेक्स जो है आपको भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। और अधिकांश छात्रों का जो है कमेंट बॉक्स में जो आंसर लिखे हैं, अधिकांश का आंसर सही है। आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं आज के प्रश्न पर। और आज का प्रश्न जो है, यदि आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से वॉच कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न बनना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर होगा आप लोगों को जो है इसका आंसर इस तरह से जवाब देना है। आंसर लिखिए, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर लगे, आपको ए लगे, बी लगे, सी लगे, डी लगे, जो भी लगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। आप अपना जो भी नाम है आप अपना नाम यहाँ पर लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है अपना सिटी का नाम लिखिए, जहाँ पे से भी आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो ये जो है आप लिख दीजिए कि ये सिटी से हम ये कमेंट कर रहे हैं और यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बातचीत किए हैं वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।